हेलो माय स्टूडेंट, आज क्लास है फिजिक्स का, थर्मल फिजिक्स। और किसके लिए है ये? तो फॉर जेई एडवांस 2022 एप्लीकेशन विद कॉन्सेप्ट सीरीज AWCS। और क्वेश्चंस नंबर ये 12 है। इसके पहले 1 से 11 तक में कराए हैं। थर्मल फिजिक्स के अंदर में एक्चुअली है 17 कॉन्सेप्ट, 1-2 नहीं है, 17 है। लेकिन समय का अभाव था तो 20 दिन में फिजिक्स भी करना था, केमिस्ट्री भी करना था, मैथ भी करना था, सबको किए हुए हैं, बनाए हैं। तो इसलिए आप लोग थोड़ा वीडियो पहले वाला भी देखिए। और ये ज़्यादा रिलेटेड है किससे, तो सीधा समझिए कॉन्सेप्ट नंबर ये 12 पड़ेगा। IIT के सिलेबस के मुताबिक ये थर्मल फिजिक्स के अंदर में 17 टॉपिक्स है। तो 12 नंबर इसका जो कॉन्सेप्ट आएगा उसका नाम होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और उसमें भी आएगा एंड इट्स एप्लीकेशंस और फॉर आइडियल गैस ओनली। तो उसी से रिलेटेड उसके 17 कॉन्सेप्ट में का एक कॉन्सेप्ट का ये सब क्वेश्चंस चल रहा है, और हमेशा इसी तरह ही पढ़िए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है और इसको अटेम्प्ट करिए, देखिए, फिर हम इसका एनालिसिस के साथ आंसर देंगे। देखिए क्वेश्चंस। ठीक है, ये देखा जाए क्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, स्टार्टिंग विद द सेम इनिशियल कंडीशन एंड आइडियल गैस एक्सपेंड्स फ्रॉम V1 to V2 in 3 different ways. The work done by the gas is W1 if the process is purely isothermal, W2 if purely isobaric, and W3 if purely adiabatic. तो इसके कॉन्सेप्ट क्या है आप एक याद रखिए, जो अभी मैं लिख दे रहा हूं। अगर कभी भी इस साइड में वॉल्यूम है और इस साइड में प्रेशर है, 2 वेरिएबल है, 2 डायमेंशन में ग्राफ प्लॉट किए, और मान लिया जाए कि एक पॉइंट है जिसका कि इस पॉइंट पर कुछ ना कुछ इसका वॉल्यूम होगा, कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। और वो कैसे पता चलेगा? तो सीधा इस पॉइंट से यहाँ हॉरिजॉन्टली चलिए तो ये इसका वॉल्यूम शो करेगा, सीधा इसका आगे बढ़ेंगे तो ये प्रेशर शो करेगा। तो ये x कोऑर्डिनेट वॉल्यूम है, y कोऑर्डिनेट प्रेशर है इस पॉइंट का। और इसी पॉइंट से दे रहा है कि एक ग्राफ आप सोचिए ऐसा है, ये क्या शो कर रहा है? जब प्रेशर कांस्टेंट रहता है तब ये जो PV के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो मतलब हॉरिजॉन्टल होगा आइसोबारिक प्रोसेस पर। और जैसे ही अगर ये आइसोबारिक प्रोसेस है तो इसको मैं खाली एक वर्ड लिख दे रहा हूँ, समझ जाइएगा, P लिख दिए। P लिख दिए मतलब ये हो गया प्रेशर कांस्टेंट, P कांस्टेंट, ये P कांस्टेंट है। और जैसे ही अगर ये यहाँ से वर्टिकली आएगा, मान लीजिए कि इसको डाउन में ऐसे दिखाते हैं, तब ये आएगा वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। ऐसे। और मान लीजिए कि आइसोथर्मल हो जाए, तब उस समय यहाँ से जो ग्राफ होगा एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा जो इस तरह से क्रॉस करेगा, ऐसा। और अगर एडियाबेटिक होगा तो उस समय इसी पॉइंट से क्रॉस करेगा, ये इस तरह से।
ये हो गया वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, और ये जो दिख रहा है ये आइसोथर्मल टी कांस्टेंट, और ये हो गया एडियाबैटिक प्रोसेस। लिख देते हैं एडिया, एडिया लिख दिया मैंने, समझिए एडियाबैटिक। ये टी मतलब आइसोथर्मल, पी मतलब आइसोबारिक, आइसोबारिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस, और ये हो गया एडियाबैटिक प्रोसेस। और ये जो डायग्राम दिखा रहे हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस। और अब क्या कीजिए, यहाँ पर एक दिया हुआ क्वेश्चंस में कि वॉल्यूम को एक्सपेंड कर रहा है V1 से V2, तो मान लिया यही वाला पॉइंट का जो हॉरिजॉन्टल में कोऑर्डिनेट है वो वॉल्यूम है V1, और वर्टिकल में इसका कोऑर्डिनेट हो गया P1, और सभी प्रोसेस के लिए लिखा ही हुआ है कि स्टार्टिंग विद द सेम इनिशियल कंडीशंस, मतलब सभी प्रोसेस के लिए जो है आपको मतलब सेम कंडीशंस है, माने जो यहाँ का प्रेशर है P1 और V1 इस प्रोसेस के लिए, तो अन्य दूसरे प्रोसेस के लिए भी उतना ही रहेगा P1 V1, और नंबर ऑफ मोल भी कुछ नहीं लिखा है तो चेंज नहीं करेगा। और अब आगे देखा जाए क्या है, तो जब भी आप आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे तो आता है PV इक्वल टू nRT। तो जब यहाँ पर कंफर्म है सभी प्रोसेस के लिए P1 सेम है, कंफर्म है इस पॉइंट पर V1 भी सेम है, तो यहाँ पर n तो कांस्टेंट ही होगा, R भी कांस्टेंट होगा, T जो है फाइंड आउट हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो सॉल्व करने से T का आंसर निकलेगा P1 बाई V1, P1 V1 बाई nR। क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल नहीं दिया हुआ है, लेकिन जितना प्रेशर यहाँ पर होगा वॉल्यूम होगा वो मल्टीप्लाई करके कुछ पर्टिकुलर आंसर आएगा। गैस का नंबर ऑफ मोल नहीं दिया है मतलब कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम लिख देते हैं ब्रैकेट के रूप में, और ये भी कांस्टेंट ही है। तो इस तरह से यहाँ कंफर्म सॉल्व करने से T भी एक तो कोई कांस्टेंट आंसर आएगा जो यहाँ पर P है। लेकिन हमेशा जानते हैं कि टू डायमेंशनल ग्राफ में एक साथ तीन वेरिएबल नहीं दिखा सकते हैं, दो ही वेरिएबल दिखाएंगे। तो जब भी आएगा यहाँ पर अगर सोचिए एक सर्किल में हम लिख देते हैं P तब V तब T, ऐसे घूमते जाइए एंटी क्लॉकवाइज में। क्यों PVT लिखे हैं, तो यहाँ से देखिए पहले आ रहा है P, फिर आ रहा है V, फिर आ रहा है T, तीनों मिला के क्या होगा PVT, माने प्राइवेट, प्राइवेट समझिए PVT प्राइवेट लिमिटेड ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। तो ये PVT, वही PVT को मैंने लाइन से लिखा है, P से गया V, V से गया T, T से गया P। तो इस तरह से ये जो डायग्राम दिखाए हैं P और V के बीच में है। तो इसी तरह आप चाहें तो यही डायग्राम को दिखा सकते हैं कैसे, तो यहाँ पर आया P और V के बीच में, P और V के बीच में, तो अब ले सकते हैं आगे बढ़ जाएंगे तो V और T के बीच में, तो जहाँ भी दोनों में एक तरफ T कर देते हैं तो एक तरफ V कर देते हैं, तो TV डायग्राम भी ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं। फिर उसी तरह अगर PT लिखेंगे तो यहाँ भी उसी तरह, अगर मान लीजिए यहाँ पर P लिख दे या T लिख दे, यहाँ P लिख दे, तो यहाँ भी क्या आएगा। तो फिर ये सभी प्रोसेस का ग्राफ खींच सकते हैं, होमवर्क में ट्राई करके देखिए कि ग्राफ क्या होगा। और यहाँ पर तो प्रोसेस दिया हुआ है कौन कौन, एक दिया हुआ है आइसोथर्मल, दूसरा दिया हुआ है आपका एडियाबैटिक, और एक दिया हुआ है जो लिखा हुआ है आइसोबारिक।
तो हमने क्या किया, एक तो इसमें बढ़ा दिए हैं आइसोकोरिक का ए वाला, इसलिए कि कभी कभी आइसोकोरिक भी जोड़ देगा, इसलिए मैंने इसको लिख दिया है। और कभी कभी पॉलीट्रॉपिक भी आएगा, तो जब पॉलीट्रॉपिक आएगा तो उसमें आएगा पी वी एम इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जहाँ एम क्या है, कोई रैशनल नंबर है। अब ये एम का आंसर क्या होगा, उसके अनुसार ग्राफ का वेरिएशन फिर दिखाया जा सकता है। तो उसको ड्रॉ करने का अभी जरूरत नहीं है, लेकिन आप सोच के मैथमेटिक्स से निकाल सकते हैं, सब मैथ का फंक्शन का चीज़ है। तो इस तरह से जो पीटी में आप एक ग्राफ खींचेंगे, भीटी में खींचेंगे और पीवी में खींचेंगे, तो 3 तरह का आ गया। या कभी कभी इसको इंटरचेंज कर देगा तो चौथा हो जाएगा, इसको इंटरचेंज कर देंगे तो पांचवा, इसको इंटरचेंज कर देंगे तो छठा। तो कितना हुआ, पीवीटी, ये 3 में से कोई 2 लेकर के ग्राफ खींचा गया है। और उस समय जो भी ग्राफ खींच रहे हैं, तो ये ग्राफ से याद रखिए अभी कि जब भी प्रेशर कांस्टेंट होगा, आप जान ही रहे हैं कि प्रेशर कांस्टेंट तो हॉरिजॉन्टल रहेगा लाइन, तभी ना ये पी कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो सीधा ऐसे रखेंगे वर्टिकली, तब ना वॉल्यूम कांस्टेंट दिखिएगा। और जब आइसोथर्मल होगा तो यही दोनों में से डाउट होता है कि कौन आइसोथर्मल है, कौन एडियाबैटिक है। तो उसको याद करने का बहुत सिंपल तरीका बता देते हैं जो याद रहेगा। डेप्थ में तो निकाल सकते हैं, लेकिन अभी उसमें लंबा काम नहीं कर रहे हैं। तो याद रखिए, एडियाबैटिक के स्पेलिंग में देखिए आर है डी, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ एडिया, एडियाबैटिक। तो देखिए यहाँ पर डी दिख रहा है, एडियाबैटिक में डी दिख रहा है। और डी का मतलब इसको समझिए, ये डी जो है ना, ये है दीवार, दीवार। अमिताभ बच्चन की फिल्म है दीवार, तो याद रहेगा कि ये दीवार है और इस दीवार से ये वाला दीवार नजदीक है एडियाबैटिक। तो ये नजदीक है, तो ये हमेशा याद रखिए, जो दीवार के नजदीक है वही वाला एडियाबैटिक है, और जो दीवार से दूर है वो दीवार नहीं है, माने वो आइसोथर्मल है। तो कुछ भी उल्टा सीधा करके याद रखिए। अब इसका कारण हम निकालेंगे तो निकाला जा सकता है, लेकिन अभी उतना इसमें समय नहीं है, आपने करके देखिएगा। उसी तरह जब ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होगा तो फिर एक आता है कि एडियाबैटिक में होता है पीवी गामा कांस्टेंट। अब ये गामा फिर क्या है, तो गामा रिलेटेड है किससे, तो एक होता है कि मतलब इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी किसी भी मैटर का, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो। यहाँ तो गैस है, इसका आप निकालिए एक एडियाबैटिक में, एडियाबैटिक में निकालिए और एक बार आइसोथर्मल में निकालिए। दोनों का रेशियो ही कहलाता है गामा, और यही गामा का आंसर बराबर है Cp बाई Cv, और इसी गामा का आंसर बराबर है D प्लस 2/2, जहां D क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। D को बोलते हैं वेयर D इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम। और ये जो CpCv है, ये लिंक है एक Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, Cp बाई Cv इज इक्वल टू गामा। यहाँ 4 चीज में से याद रखिए, सुभाष चंद्र बोस जी का डायलॉग, गिव मी ब्लड आई गिव फ्रीडम। तो हम भी कहेंगे गिव मी R एंड गामा, आई गिव यू Cp एंड Cv। Cp कितना होगा, Cv कितना होगा, फाइंड हो सकता है when R and gamma given, when R and gamma be given। और अगर R और गामा नहीं दिया है तो गामा नहीं देगा तो डिग्री फ्रीडम देगा, और डिग्री फ्रीडम देगा तो यहाँ से D निकल गया, तो D देगा तो गामा निकलेगा, गामा निकलेगा तो D निकलेगा। मोनोटोमिक के लिए डिग्री फ्रीडम 3 होता है, डायटोमिक के लिए 5 होता है, पॉलीटोमिक के लिए 6 होता है। तो उससे आप गामा का आंसर निकाल के देखिएगा तो आएगा गामा का आंसर 1.67, और नहीं तो आएगा 1.40, और नहीं तो आएगा 1.33। ये हो रहा है पॉलीट्रॉपिक के लिए, ये होता है मोनोटोमिक गैस के लिए, जिसमें डिग्री फ्रीडम 3 होगा। तो यहाँ साइड में लिख देते हैं, डिग्री फ्रीडम यहाँ पर ये 3 के लिए है, ये 5 के लिए है, और ये 6 के लिए है, 3, 5, 6 उसके लिए आंसर्स है। ठीक है, और देखिएगा बुक्स में समझ में आ जाएगा। अब देखा जाए यहाँ पर
कि एक्सपेंड किया गया है V1 से V2, तो यहाँ वॉल्यूम V1 है, एक्सपेंड हो रहा है, तो यही ना वॉल्यूम को शो कर रहा है, तो ग्राफ यहाँ से इधर जाएगा एक्सपेंड में। अगर ये कंट्रैक्शन होगा तब इसी पॉइंट से ग्राफ को ये जो वॉल्यूम दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसके पीछे बनाना पड़ेगा। तो अभी मैं उसको नहीं बना रहा हूँ, खाली एक्सप्रेशन का मैं दे रहा हूँ, तो इसलिए इसका एरो मार्क्स इधर जा रहा है। वॉल्यूम बढ़ रहा है इधर जा रहा है। यहाँ भी देखिए आइसोथर्मल में भी इधर ही जाएगा, एडियाबैटिक में भी इधर ही जाएगा, सब इधर जा रहा है। अब इसमें कहाँ तक जा रहा है, तो वॉल्यूम V1 बढ़ते बढ़ते V2 हो गया, तो कहीं पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी है, तो ए वाला पॉइंट जो है शो कर रहा है V1 को इस ग्राफ से, ये V1 पॉइंट शो कर रहा है, और ए वाला पॉइंट शो करेगा V2। ये V2 पॉइंट हो गया और यहाँ से यहाँ एक्सपेंड हो गया। तो अब देखा जाए कि जो भी वर्क डन होता है डेल्टा W किसी भी प्रोसेस का, जो भी यहाँ प्रोसेस हो, डिपेंड करेगा प्रोसेस क्या क्या है। तो पहला प्रोसेस होगा आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट, दूसरा होगा आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट, तीसरा होगा आइसोथर्मल, चौथा होगा एडियाबैटिक, पांचवा होगा पॉलीट्रॉपिक। ऐसे करके सोच लीजिए। तो यहाँ भी देखिए दिख रहा है सब कैसे, तो आइसोबारिक का हॉरिजॉन्टल है, आइसोकोरिक का वर्टिकल है, आइसोथर्मल का ऐसा दिख रहा है और एडियाबैटिक का ऐसा दिख रहा है। अगर वही पॉलीट्रॉपिक होता तो PBM, अगर ये गामा का आंसर दिख रहा है कि 1.67, 1.4, 1.3, मतलब ये आंसर 1 से बड़ा है और 2 से कम है। लेकिन अगर ये आंसर 2 से ज़्यादा हो जाए, माने 1.67 से ज़्यादा हो जाए, तब उस समय वो ग्राफ फिर क्या होगा, एडियाबैटिक से भी नीचे एक ग्राफ यहाँ भी आएगा, जो ऐसा मैं दिखा दे रहा हूँ, ऐसा देखिएगा, इस टाइप का आएगा। एक ग्राफ ये भी आ जाएगा, किस समय, ये पॉली के लिए, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का। लेकिन इसमें कंडीशंस क्या है कि ये जो PV गामा दिख रहा है, M दिख रहा है, तो यहाँ क्या है, गामा M का स्पेशल केस है, तब ये पॉलीट्रॉपिक में कन्वर्ट हो जाता है, ये जनरल फॉर्म है। तो जिस समय ये गामा का M का आंसर्स अगर गामा है, गामा में भी अगर ये और ये है, तो देखिए सब क्या है, 1 से ज़्यादा है और 2 से कम है। तो इसलिए वो आंसर्स जब 1 रहता, सपोज है तो नहीं, अगर 1 रहता आंसर्स, तब वो आता PV गामा की जगह यहाँ पर आता PV1 बराबर कांस्टेंट, ऐसा PV यहाँ 1 हो जाता कांस्टेंट, तब ये आ जाता आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल का ये देखिए ये ग्राफ है, और जैसे अगर मान लीजिए आइसोथर्मल से गामा 1 है, अगर ये गामा को 1 सोचिए, थोड़ा सा बढ़ाइए, मतलब 1.33 कीजिए तो थोड़ा नीचे आएगा, और थोड़ा कीजिए तब ये वाला आएगा, और थोड़ा कीजिएगा तो ये वाला आएगा, और थोड़ा बढ़ाइएगा तो ये आ जाएगा। तो इस तरह से ये ग्राफ का लॉजिक है। ओके, तो अब इसमें देख कर समझ सकते हैं कि वर्क डन क्या होता है। तो जानते हैं वर्क डन बराबर होता है F डॉट dr, या उतना ना लिखे तो सीधा बोल देते हैं PdV होता है, और क्या, उतना डिटेल नहीं दे रहा है। तो वर्क डन क्या होता है, तो वर्क डन होता है डिफरेंशियल W, लिख ही देते हैं कोई बात नहीं, F डॉट dr, यही वर्क डन का फंडा है। ये नहीं कि F इंटू डी करके बना रहे हैं, वो सब गया जमाना, 9 क्लास तक था खाली। तो इतना आया, और ये भी यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि ये तो 3 डायमेंशन और 2 डायमेंशन में है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा यहाँ पर F dx, ये वाला नहीं होगा क्योंकि ये है 2D के लिए एंड 3D के लिए, या 2D और 3D, उस समय ये एप्लीकेबल है। 1D है तो यही लगेगा। और फोर्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, तो फोर्स बाय एरिया, थ्रस्ट बाय एरिया। तो क्रॉस करेंगे तो फोर्स क्या हो गया, प्रेशर इनटू एरिया, तो प्रेशर इनटू एरिया इनटू dx हो गया, और a इनटू dx हो गया डिफरेंशियल भी। और ये बताया भी है किसी वीडियो में, जिसको बोलते हैं कि मतलब एक सिस्टम लीजिए जिसमें कि एक पिस्टन रहेगा और उसी में मतलब सिलेंडर रहेगा, सिलेंडर के साथ पिस्टन फिट रहेगा, और वर्किंग मटेरियल में गैस लेंगे
तब उस समय ये डायग्राम में दिखाया जाता है पीडीवी। और ये आंसर्स में ही पीडीवी मतलब एक एरिया जो फिजिक्स के कंसेप्ट में है, जिसको हम लोग बोलते हैं वाई डी एक्स। वो कैसा होता है, अगर मान लीजिए आपने एक लाइन खींच दी है एक्स, यहाँ खींच दिया वाई जो फंक्शन ऑफ एक्स है, तो कोई भी ग्राफ हो, अगर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये जो एरिया होता है यही तो शो करता है वाई डी एक्स को, वाई डी एक्स का इंटीग्रेशन, जिसको आप बोल सकते हैं वाई क्या है, तो एफ एक्स डिफरेंशियल एक्स इंटीग्रेशन। और ये 1 से 2 जाएगा, ये समझ लीजिए 1 है, ये समझ लीजिए 2 है, तो इसी का एरिया ही तो शेडेड एरिया कहलाता है एरिया। तो यहाँ भी वही है, ये P है और ये dV है, तो यहाँ पर P कौन है, तो P तो दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल में दिख रहा है P, और डिफरेंशियल V कौन है, तो यहाँ पर एक छोटा सा बना देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक तो बना देते हैं, ऐसे करते हैं, एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी, एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी, यही वाला शो करेगा छोटा सा एरिया P डिफरेंशियल V। अगर पहला ग्राफ के लिए है तो ये वाला दिखाई देगा, अगर आइसोथर्मल का होगा तो इसके नीचे दिखेगा, अगर ये एडियाबैटिक होगा तो इसके नीचे दिखेगा, और पॉलीट्रॉपिक होगा उसके नीचे दिखेगा। मतलब डिपेंड करेगा कि प्रोसेस कौन है, अगर प्रोसेस ये वाला है तो ये पूरा दिखना पड़ेगा एरिया, अगर आइसोथर्मल है तो यहाँ तक दिखना पड़ेगा, अगर मान लीजिए एडियाबैटिक है तो यहाँ तक, और अगर पॉलीट्रॉपिक है तो यहाँ तक। तो इस तरह से ये होगा, और फिर उसको इंटीग्रेट कर देना है पहला स्टेट से दूसरा स्टेट तक। तो पहला स्टेट कौन है, यहाँ पर कंफर्म है कि पहला स्टेट ये वाला पॉइंट है, इसको पहला पॉइंट ए लिख देते हैं, और जो दूसरा पॉइंट में जा रहा है यहाँ पर जा रहा है सेकेंड में, तो ये 1 से 2 स्टेट में जब गया तो उसके एरिया कैसे निकालेंगे, तो सीधा इसको शेड कर देंगे पूरा, जैसा कि ये हम बताए थे। तो जब शेड करेंगे, इस लाइन को थोड़ा ड्रॉ कर दीजिए नीचे की ओर, तब ये देखिए पूरा एरिया, यही पूरा एरिया शो करेगा डेल्टा डब्ल्यू, यही पूरा डायग्राम शो करता है डेल्टा डब्ल्यू, ये पूरा आंसर्स। तो अब देख के समझ जाइए कि सबसे ज्यादा जो वर्क डन हो रहा है किसमें हो रहा है, तो सबसे ज्यादा वर्क डन हो रहा है, देख के डायग्राम में ऐसे देखिए, हम लिख देते हैं यहाँ पर W किसके लिए, पहले P लिखा है, यहाँ लिख देते हैं P के लिए। देखिए इसके लिए सबसे ज्यादा एरिया निकल रहा है, उसके नीचे कौन आ रहा है, थोड़ा ग्राफ नीचे आया तो आइसोथर्मल, इसको लिख दे रहे हैं T लिख दे रहे हैं, आइसोथर्मल लिखे हम T लिख दिए, T माने T कांस्टेंट, P माने प्रेशर कांस्टेंट। तो पहला हो गया इतना ज्यादा एरिया, थोड़ा नीचे आया तो इतने दूर एरिया होगा, क्योंकि यहाँ देखेंगे तो ये पूरा रेक्टेंगल का एरिया दिखेगा। अगर T वाला होगा तो थोड़ा नीचे आ गया ग्राफ वाला, तो इस ग्राफ और ये जो ऑर्डिनेट है और ये जो ऑर्डिनेट है और ये जो एक्स एक्सिस है, इसके बीच का जो रीजन होगा, जिसको कि अगर आप थोड़ा सा कोशिश करते हैं, यहाँ से बढ़िए इधर जाइए, फिर यहाँ से उठ के यहाँ आइए, फिर यहाँ से टर्न कीजिए, फिर यहाँ आइए, ऐसे इस साइकिल में जितना आंसर दिख रहा है वही एरिया कहलाएगा WT। फिर थोड़ा नीचे अगर आएंगे तो ये देखिए एडियाबैटिक का ये वाला है, तो आ गया एडियाबैटिक, एडियाबैटिक के लिए ऐसा लिख देते हैं एडियाबैटिक, और उसके नीचे हम ये पॉलीट्रॉपिक का लिख दिए हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं पॉली, W पॉली, जबकि यहाँ M कैंसर मतलब 1.67 से ज़्यादा सोच रहे तब। और फिर जब अगर मान लिया जाए कि और नीचे लाएंगे, तब आ जाएगा ये धीरे धीरे कम होते 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 सीधा वर्टिकल हो जाएगा, तब उस समय आ जाएगा ये I बराबर V कांस्टेंट। तो 1 2 3 4 5 सबका लिख दिए। हमारे क्वेश्चन में तो बहुत छोटा सा दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, W1 देखिए क्या है, W1 इफ द प्रोसेस इज प्योरली आइसोथर्मल, तो यही वाला को ये लोग W1 लिखा था, इसको W1 इसके सामने लिख दिए। फिर W2 किसको लिखा है, प्योरली आइसोबारिक, तो आइसोबारिक माने प्रेशर कांस्टेंट, ये देखिए W2 ये वाला को शो कर रहा है इसके सामने, और इसके साथ एसोसिएशन देते हैं, ये इसके साथ है, इसके लिए ये वाला लिख दिए। और फिर इसके बाद लिखता है कि W3 प्योरली एडियाबैटिक, ये देखिए एडियाबैटिक W3, तो दिख ही रहा है सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, पांचों मैंने लिख दिया ग्राफ से। ग्राफिकल फिजिक्स का कमाल है ये सब,
तो यहाँ पर क्या हो गया, पहले तो आएगा तो ये वाला प्रेशर कांस्टेंट में सबसे हाई होगा, आइसोथर्मल में दिखाई दे रहा डायग्राम में थोड़ा कम हुआ, और एडियाबेटिक में उससे भी कम हुआ। तो जहाँ भी होगा 2, 1, 3 सबसे बड़ा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये। तो देखिए कौन है 2, 1, 3, तो 2, 1, 3 ये है, तो आंसर ये हो गया, आंसर इसका निकलेगा ए। तो ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। और थोड़ा सा वीडियो बड़ा इसलिए हुआ कि मैं जो भी इसका डिटेल एनालिसिस होता है वो भी कोशिश की है देने का, और कुछ एक्स्ट्रा भी बताएं जो काम लायक चीज़ है, फिर पूरा एकदम थॉरली बता दिए, इसलिए टाइम लगा। अगर खाली क्वेश्चन बनाना रहता तो क्या है, जो जानकार है खाली ये दिमाग में रखेगा तो ये बनाएगा 10 सेकंड के अंदर में, लेकिन अभी आपको डिटेल में चाहिए इसलिए मैंने बताया। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, और इसी तरह देखते रहिए, और पहले वाला भी वीडियो सब देखिए, फायदा ही होगा। ओके, बाय।